ओझोमॅक्स लिक्विड, शुगरची चिंता सोडा. शुगर फ्री ओझोमॅक्सचे सेवन करा. गोड आजारावर कडवा प्रतिकार. कडू आहे पण गुणकारी आहे. अत्यंत प्रभावशाली आयुर्वेदिक औषधी, स्टिरॉइड मुक्त आणि साखर मुक्त. ओझोमॅक्स संपूर्ण शुद्ध देशी वनस्पतींपासून वात पद्धतीने निर्मित. ओझोमॅक्स लिक्विड मार्केटेड बाय SS सांघवी एंटरप्राइजेस. सर्व आयुर्वेदिक आणि मेडिकल स्टोअर्स मध्ये उपलब्ध. सांधेदुखी, गुडघेदुखी व हाडांची झीज, पटवा पॅनिक्सल तेल व कॅप्सूल. थंडीमध्ये होणारा त्रास जसे हातापायांना कंप सुटणे, जुन्या शारीरिक व्याधी, नसांमध्ये रक्तसंचार कमी होणे, अशा वेळी पॅनिक्सेल तेलाची मालिश रामबाण उपाय ठरलाय. पटवा पॅनिक्सल कॅप्सूल एक सकाळ संध्याकाळ सेवन केल्यास व पटवा पॅनिक्सल तेलाने नियमित मॉलिश केल्यास वेदनेपासून आराम मिळेल. आमच्या परिवाराचा नवीन सदस्य पटवा आयुर्वेदचे पॅनिक्सेल तेल व कॅप्सूल सगळ्या मेडिकल स्टोअर्स मध्ये उपलब्ध. हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू यूसीएन हेलो डॉक्टर. हेलो डॉक्टर इज स्पॉन्सर्ड बाय ओझोमैक्स और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी समस्या पे जो आजकल डे टू डे बहुत ज्यादा गंभीर होती जा रही है. हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट दैट इज हार्ट डिजीजेस जो हैं कॉमनली एक जमाना था जब बड़े बुजुर्गों की समस्या से इसे जाना जाता था, लेकिन आजकल ये यंगस्टर्स में पाई जा रही है. इसका क्या कारण है? हार्ट डिजीजेस की कॉमन एग्जैक्टली प्रिवेंशन क्या है, इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार है, एंड हार्ट अटैक आजकल यंगस्टर्स में क्या पाया जा रहा है, ये सारी चीजों पर चर्चा करने के लिए आज हम लोग आए हैं एलेक्सिस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल. और एलेक्सिस से ही आज हमारे साथ हैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ऋषि लोहिया. वेलकम डॉक्टर. थैंक यू. डॉक्टर ऋषि, आई जस्ट वांट टू नो, हार्ट हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इसकी अगर किस तरह काम करता है उसके बारे में अगर जानना चाहें, जरूरी है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल. हार्ट हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है. जैसे पूरे बॉडी में फंक्शनिंग के लिए ब्लड और ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जो ब्लड द्वारा बॉडी में सप्लाई किया जाता है, और हार्ट पंपिंग का काम करता है. जैसे हमारे घर में पंप्स होते हैं उसी तरह हार्ट ये जो ब्लड है जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का कैरियर है, इसको बॉडी के सभी ऑर्गन्स को पंप करता है ताकि एडिक्वेट ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई होता रहे. इसीलिए हार्ट का फंक्शनिंग इतना इम्पोर्टेंट है. अगर हार्ट का फंक्शनिंग ना हो तो ऑर्गन्स का फंक्शनिंग कम हो जाएगा एंड ऑर्गन्स अपने काम नहीं कर सकेंगे. ओके, विल कंपेयर कि डॉक्टर एक सिनेरियो हो गया था, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि एक बड़े बुजुर्गों की समस्या से इसे जाना जाता था, लेकिन आज द सिनेरियो चेंज और टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो, लेकिन फिर भी व्हाट यू से कंपेयर किया जाए तो रेशियो कितना है इंडिया में? बेसिकली जैसे आप बता रहे थे कि कोई ज़माना था आज से 20-30 साल पहले हार्ट डिसीजेस यानी ऐसा माना जाता था कि ये 50s 60s या उसके बाद होने वाला प्रॉब्लम है. बट ग्रेजुअली फास्ट लाइफस्टाइल, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल, बहुत आर्टिफिशियल फूड, जंक फूड्स, एक्सरसाइज कम होना, इस सब चीज़ों के कारण ये जो हार्ट के प्रॉब्लम्स है अब 30s एंड 40s में भी दिखने लगे हैं. डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. ऐसा कहा जाता है कि 40% ऑफ द पॉपुलेशन अबव 40 टुडे इन इंडिया दे आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, और कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन अल्टीमेटली हार्ट डिसीजेस में कन्वर्ट होता है. ओके, क्या कारण मानते हैं आप इन सब चीज़ों का? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा मेंटल स्ट्रेस. जैसे हमें पता है कि जो डेली लाइफस्टाइल है हमारा बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है. सेकंड पार्ट है फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गया है. पहले फिजिकल एक्टिविटी, वॉकिंग, एक्सरसाइज बहुत रहता था. आज के ज़माने में हम देखते हैं कि हार्डली वॉकिंग होता है. सो ये सेकंड फैक्टर है जो इस चीज़ को कंट्रीब्यूट करता है. थर्ड थिंग हमारा डाइटरी हैबिट्स, जंक फूड्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत ज़्यादा फैट्स, ऑयल, घी, ये सब चीज़ें भी डेफिनेटली हार्ट डिसीजेस को कंट्रीब्यूट करती है. कॉमनली कौन सी प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है? हम डे टू डे इतने पेशेंट्स को डील करते हैं, तो कॉमन हार्ट डिसीजेस कौन सी सामने आ रही है? डिपेंड्स अपॉन एज ग्रुप. अगर हम 30s एंड 40s में देखते हैं तो ब्लड प्रेशर काफ़ी कॉमन है. अगर आफ्टर 40s देखते हैं तो इवन हार्ट अटैक्स का प्रॉब्लम बढ़ने लगा है. पहले कोई ज़माना था कि अगर 100 हार्ट अटैक के पेशेंट आते थे तो शायद एक आध ऐसा होता था कि वन हु वाज लेस देन 40. लेकिन आज ऐसा हुआ है कि ऑलमोस्ट 30% ऑफ देम आर लेस देन 40 ईयर्स, विच इज़ अ बिग चंक. स्पेशली अर्बन पॉपुलेशन में, शहरों में हार्ट डिसीजेस का प्रॉब्लम यंगस्टर्स में ज़्यादा कॉमन है.
Okay. What are the symptoms? We'll come back to symptoms. What are the symptoms of this? बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन कि कौन से टाइप का हार्ट डिसीज है. Yes, okay. जब हम हार्ट डिसीज की बात करते हैं तो पहली चीज हमारे दिमाग में आती है वो है हार्ट अटैक. Yes. तो हार्ट अटैक का कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन रहता है सीने में दर्द. Right. अभी ये सीने में दर्द महसूस होना, जकड़न महसूस होना, जो गर्दन से लेके पेट तक हो सकता है. जनरली बाएं हाथ में पेन महसूस होता Yes. है, साथ में बहुत सारा स्वेटिंग होता है, घबराहट होता है, सांस फूलने लगता है, कुछ पेशेंट्स बेहोश होकर गिर जाते हैं. ये सब चीज़ें हार्ट अटैक के सिम्टम्स है. Okay. अगर हम मानते हैं कि ये हार्ट अटैक नहीं है लेकिन दिल का बीमारी है, जो क्रॉनिक स्टेबल अंजाना कहा जाता है, तो उस केस में जनरली पेशेंट्स को सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि वो पहले चलने फिरने पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद उन्हें सीने में भारीपन या जकड़न महसूस होती है, सांस फूलने लगता है, और जब वो बैठते हैं या फिर कोई टैबलेट्स जो उनके डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया जैसे सॉर्बिट्रेट वो जीभ के नीचे रखते हैं तो इमीडिएटली सिम्टम्स रिलीफ होता है. Okay. कुछ पेशेंट्स में सिर्फ सांस फूलना ऐसा पाया जाता है, पैरों में सूजन पाई जाती है, सीने का धड़कन स्लो या फास्ट होना, बेहोश होकर गिर जाना, ये आमतौर पे हार्ट डिसीज के लक्षण माने जाते हैं. Okay. डायबिटिक पेशेंट्स में स्पेशली दर्द महसूस नहीं होता है क्योंकि इनकी जो दर्द परसीव करने वाली नसें होती है, नर्व्स होती है, वो भी डायबिटीज़ के कारण डैमेज हो जाती है. Okay. तो इसको हम साइलेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं. और डायबिटिक पेशेंट्स जनरली सीने में भारीपन न होते हुए सांस फूलना या फिर बेचैनी होना, बहुत सारा स्वेटिंग होना, ये सिम्टम्स लेके कॉमनली प्रेजेंट होते हैं. हम सिम्टोमेटोलॉजी की बात कर रहे हैं तो लेडीज़ और जेंट्स पेशेंट में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है. जो हम टिपिकल बुक पिक्चर कहा जाता है, सीने में भारीपन होना, जकड़न होना, ये जेंट्स में ज़्यादा कॉमन है. Okay. लेडीज़ में जनरली थोड़े सिम्टम्स अटिपिकल होते हैं, बैक एक, घबराहट, अनइजीनेस, गर्दन में दर्द होना या सिर्फ आर्म में पेन होना, ये लेडीज़ में ज़्यादा कॉमन है. ओके डॉक्टर, क्या जिस तरह से आप डे टू डे डील करते हैं पेशेंट्स से, तो ये क्या है, ये पाया जाता है कि जो पेशेंट्स हैं बहुत लेट अप्रोच करते हैं डॉक्टर को, ये सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, तो ये क्या कॉम्प्लिकेशंस ले जा सकते हैं? डेफिनेटली, आई मीन अभी जब हम ओपीडी में पेशेंट्स को डील करते हैं, सो नाउ वी हैव टू टाइप ऑफ पेशेंट्स. दो तरह के पेशेंट्स हम नॉर्मली देखते हैं. एक जो काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस है, जो एनुअली अपना हेल्थ इवेल्युएशन कराते रहते हैं और उसमें इंसिडेंटली रिपोर्ट्स में कुछ एबनॉर्मलिटी आता है और डायग्नोज हो जाता है. जो दूसरा ग्रुप होता है वो जनरली थोड़े रिलक्टेंट होते हैं मेडिकल केयर अप्रोच करने के लिए, और ये डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद आते हैं. लेट अस से जनरली ऐसा माना जाता है कि हार्ट के सिम्टम्स पहले चलने फिरने पे आते हैं और फिर एक स्टेज आती है जब बैठे बैठे भी तकलीफ होने लगती है या हार्ट अटैक आ जाए. शायद हम इनिशियल स्टेजेस में अगर हार्ट का प्रॉब्लम पिकअप कर ले तो उसके कारण जो हार्ट को परमानेंट डैमेज होने वाला है वो हम अवॉइड कर सकते हैं. अगर हम वो लेट स्टेजेस में प्रेजेंट होते हैं तो कुछ मात्रा में हार्ट को परमानेंट डैमेज हो जाता है. हार्ट का जो पंपिंग पावर है वो परमानेंटली कुछ मात्रा में कम हो जाता है. उसके बाद इलाज करने में उतना फायदा नहीं जितना शायद ये डैमेज होने के पहले किया जाए. Okay. Are there any preventions for heart disease? Definitely. I mean, see, heart disease, जैसे हमने डिस्कस किया है कि हार्ट डिसीज इज अल्टीमेटली सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट अपॉन लाइफस्टाइल. सो अगर हम लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते हैं तो काफ़ी हद तक हम हार्ट डिसीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं. अभी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी क्या? सो पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि हम कितना फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं. ऐसा कहा जाता है कि डेली अगर हम 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग या जॉगिंग करते हैं 5 डेज अ वीक, यानी हफ्ते में अगर 150 मिनट अगर हम वॉकिंग मेंटेन करते हैं तो शायद ये लॉन्ग टर्म तक हार्ट डिसीजेस प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकता है. योगा, मेडिटेशन, मेंटल रिलैक्सेशन की टेक्निक्स लाइक म्यूज़िक या कोई हॉबीज़, ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक हेल्प कर सकती है. थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज डाइट. सो डाइट में कहा जाता है कि बहुत फैटी सब्सटेंसेस और जंक फूड्स डेफिनेटली हार्ट डिसीजेस का प्रॉब्लम इंक्रीज करते हैं. तो अगर हम डाइट को सिंपल रखें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा रखें, ऑयली स्टफ्स अवॉइड करें, नेचुरल फूड्स ज़्यादा अगर यूज़ करें तो डेफिनेटली हार्ट डिसीज प्रिवेंट हो सकता है. फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज एडिक्शंस. जैसे हमें पता है कि अल्कोहल, टोबैको इन एनी फॉर्म, आई मीन टोबैको च्यूइंग या स्मोकिंग डेफिनेटली हार्ट डिसीजेस को न्योता देने वाली बात है. तो अगर ये बैड हैबिट्स से अगर हम दूर रहते हैं, अल्कोहल अवॉइड करते हैं, स्मोकिंग अवॉइड करते हैं, टोबैको च्यूइंग अवॉइड करते हैं, तो हम हार्ट डिसीजेस प्रिवेंट कर सकते हैं. ओके. सो ये कॉमन फैक्टर्स है. इसके बाद हम कहते हैं कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ है तो उसका रेगुलर चेकअप होना चाहिए, एडिक्वेट ट्रीटमेंट होना चाहिए और देखना चाहिए कि ट्रीटमेंट के बाद हमारा ब्लड प्रेशर और शुगर्स कंट्रोल में है. ओके. और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा वेट, वज़न.
अगर हम हमारा वजन नॉर्मल रेंज में अगर मेंटेन करते हैं तो शायद काफ़ी हद तक हम हार्ट डिसीजेस अवॉइड कर सकते हैं। ओके, जिस तरह से आपने प्रिवेंशंस बताए डॉक्टर, आई जस्ट वांट टू नो कि प्रिवेंशंस को देखकर ये लगता है कि रोल ऑफ एक्सरसाइज जिस तरह आपने कहा बहुत ज़रूरी है, लेकिन एज यू सीइंग कि हमारा जो एक सिनेरियो बन चुका है, करियर ओरिएंटेड है, पीपल आर वेरी करियर ओरिएंटेड, दे हैव अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो ड्यू टू ऑल दीज उनका एक बहाना होता है कि हमारे पास समय नहीं है। तो ऐसी कुछ चीज़ें बताएं कि उनकी समय को भी वो बीच में ना आए और वो चीज़ें हो पाए। Exactly. तो इसमें 2 पॉइंट्स आई लाइक टू क्लैरिफाई। वन थिंग इज, एक हमारे यहाँ कंसेप्ट है कि अगर मुझे मॉर्निंग में वॉक नहीं कर सकता हूँ तो शायद मैं कर ही नहीं सकता हूँ। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज, सी आइडियली मॉर्निंग वॉक इज गुड, बट अगर ऐसा होता है कि मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं है तो यू गो इन द इवनिंग। वॉकिंग इज इम्पॉर्टेंट, इट्स बेटर इफ यू डू इट इन मॉर्निंग, बट इफ यू कैनॉट इट्स फाइन इवन इफ यू डू इट इन इवनिंग। सेकेंड चीज कैसा है कि जैसे लेट अस से आप कहीं काम कर रहे हैं, अवॉइड यूजिंग एलिवेटर्स, अवॉइड यूजिंग एस्केलेटर्स। लेट अस से अगर मुझे 1 किलोमीटर कहीं जाना है, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग माई मोटरसाइकिल और कार आई प्रीफर टू वॉक। सो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ये सब चीज़ें अगर मॉनिटर करते हैं, ये चीज़ें हम चेंज लाते हैं, तो शायद डेफिनेटली हमें काफ़ी हद तक हार्ट डिसीजेस प्रिवेंट करने में हेल्प हो सकती है। करेक्ट डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि अब सिनेरियो के साथ साथ लाइफस्टाइल के साथ साथ यंगस्टर्स में ये चीज़ें पाई जा रही है, तो क्या 30s की एज में जो है उन्हें भी हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज? रादर आई वुड से कि ये जो एक्सरसाइज या गुड डेली लिविंग हैबिट्स है, ये बचपन से इनकल्केट करनी चाहिए, जो कि शायद हमारे कंट्री में लैकिंग है। जैसे हमें स्कूल्स में एक्सरसाइजेस, पीटी, फिजिकल ट्रेनिंग का ट्रेनिंग मिलता था, अगर ये उसी समय से बच्चों में पेरेंट्स अगर इनकल्केट करे कि डेली 30 मिनट्स फैमिली का हर मेंबर एक्सरसाइज करेगा, तो नेचुरली हिल ग्रो अप एज अ बेटर एडल्ट एंड हिल कंटिन्यू दिस हैबिट्स। ये आदतें मेंटेन रखेगा और शायद जो प्रॉब्लम्स होने वाली थी वो टाल सकेगा। ओके, हाउ फ्रीक्वेंटली वी शुड चेक लिपिड प्रोफाइल? वेरी गुड। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपको कितने रिस्क फैक्टर्स है, आपका एज ग्रुप क्या है, आपका फैमिली हिस्ट्री है क्या। नॉर्मली वी से कि इफ़ यू आर मोर देन 40 years, आई वुड सजेस्ट कि इट शुड बी डन एटलीस्ट एनुअली। साल में एक बार लिपिड प्रोफाइल चेक होना चाहिए। स्पेशली अगर आप हाइपरटेंसिव है, अगर आप ब्लड प्रेशर से पीड़ित है, या आपको डायबिटीज़ है, या फिर आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है। हम देखते हैं कि कुछ कुछ फैमिलीज में हार्ट डिसीजेस काफ़ी कॉमन है, पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में हार्ट डिसीजेस थे। सो देर इज सम फैमिलियल जेनेटिक फैक्टर, कोई ऐसा अनुवांशिक तत्व है जो शायद फैमिली में हार्ट डिसीजेस को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर हम हमारे डेली हैबिट्स अच्छे से मेंटेन रखें, रेगुलर चेकअप करते रहे, लिपिड प्रोफाइल्स नॉर्मल रखें, तो शायद हम वो जो फैमिलियल टेंडेंसीज है उसको अवॉइड कर सकेंगे। ओके, इज इट पॉसिबल कि फैमिलियल है हार्ट डिजीज जैसे आप कह रहे हैं? ओके, काफी आई मीन ऐसा कहा जाता है कि इट रन्स इनटू फैमिलीज हार्ट डिसीजेस। सो देयर आर जनरल सम जेनेटिक फैक्टर्स, कुछ ऐसे जेनेटिक फैक्टर्स है जिसके कारण ये फैमिलीज में पाया जाता है। और जनरली अगर पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में हार्ट डिसीज यंग एज में हुआ है, जैसे हम कहते हैं कि मेल्स में लेस देन 50 एंड फीमेल्स में लेस देन 55 अगर हार्ट डिसीज हुआ है, तो शायद नेक्स्ट जनरेशन में ये होने की चांसेस ज़्यादा है। तो उन्हें ज़्यादा कॉन्शियस रहना होगा, उन्हें ज़्यादा स्ट्रिक्टली सभी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने होंगे। ओके, जैसे आपने कहा कि हाइपरटेंशन बहुत रिस्क फैक्टर ही है एक, तो इफ पर्सन एक्स इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, तो क्या उसके चांसेस बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक और डिजीज? ऐसा कहा जाता है कि हाइपरटेंशन कंट्रीब्यूट्स टू ऑलमोस्ट 60% ऑफ द पैरालिसिस एंड हार्ट अटैक्स। सो अगर हम हाइपरटेंशन को जल्द डायग्नोज करके ट्रीट करें, एडिक्वेटली ट्रीट करें, तो हम बहुत मेजर फैक्टर कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि काफ़ी लोगों को हार्ट डिसीज ना हो। ऐसा माना जाता है कि इंडिया में मोर देन 40s में ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। एंड द बैड पार्ट इज कि जितने लोगों को हाइपरटेंशन है उसमें से सिर्फ 33% नो कि दे हैव हाइपरटेंशन, and out of this 33%, only probably 10% of them are receiving adequate treatment. So probably 90% of the people are still not getting adequate treatment. So शायद हम ये 90% लोगों को डायग्नोज करके, काउंसिल करके प्रॉपर अगर ट्रीट कर सकते हैं, तो शायद काफ़ी हद तक हम हार्ट डिसीजेस हमारे कंट्री में कम कर सकेंगे। ओके, इसके साथ साथ मेंटल स्ट्रेस, एज यू ऑल नो कि बच्चा भी एक आज के जमाने में एक बच्चा भी कहता है मुझे बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? See, so mental stress, we can say it is part and parcel of game. I mean, you cannot run away from this stress. Yes. So what I'll say कि try to learn how to live with it. Okay. See, mental stress है, अब mental stress है exactly क्या? Stress of maybe education, maybe profession,
मे बी पर्सनल फ्रंट, ट्राई टू हैंडल इट, ट्राई टू लर्न टू हैंडल इट. अगर प्रोफेशनल स्ट्रेस है, एक हैबिट बनाते हैं कि व्हेन वी वॉक आउट ऑफ ऑफिस प्रोबेबली वी लीव आवर टेंशन देयर. आई एम अ डॉक्टर, मुझे हॉस्पिटल का स्ट्रेस है, प्रोबेबली वंस आई स्टेप आउट ऑफ हॉस्पिटल प्रोबेबली आई शुड शेड दैट ऑफ. सो वो एक फैक्टर है. सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज लेट अस ट्राई टू इनकलकेट सम हॉबीज. जैसे किसी को डांसिंग का हैबिट होता है, हॉबी होता है, किसी को गार्डनिंग है, किसी को और कोई है. सो अगर हम ये हॉबीज़ में खुद को बिजी रखते हैं, कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, योगा, मेडिटेशन, इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक यूज़ करते हैं, तो शायद काफ़ी हद तक हम मेंटल स्ट्रेस कंट्रोल कर सकते हैं. यहाँ पे एक और फैक्टर है कि फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली यंगस्टर्स में. अगर अच्छा फैमिली सपोर्ट है, अगर पेरेंट्स और बच्चों में काफ़ी अच्छा अगर इंटरेक्शन है, तो प्रोबेबली जो स्ट्रेसेस है वो काफ़ी हद तक शेयर हो जाएंगे. दे लर्न हाउ टू हैंडल इट and they'll grow as a better individual and better citizens. Okay. It's all about balancing, doctor. Very because true. आजकल ये होता है कि हम प्रोफेशनल पर्सन एवरीथिंग हम मिसअप कर देते Very हैं true. एंड इट ऑल रिजल्ट्स टू मेंटल स्ट्रेस. जैसा आप कहते हैं, इट इज नॉट अ मेंटल स्ट्रेस, ये आपके सर पर आपकी सारी चीजों को मेसअप करने का ही एक रिजल्ट है. डॉक्टर, डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन हार्ट प्रॉब्लम्स. व्हाट यू विल से कि डाइट कितना जरूरी है? वेरी ट्रू. सो डाइट, देखिए अल्टीमेटली क्या होता है कि व्हेन वी से हार्ट डिसीज, यानी क्या हो रहा है, बॉडी में फैट्स का लेवल इंक्रीज हो रहा है. तो व्हाट आर फैट्स? सो जो भी हम एक्स्ट्रा एनर्जी बॉडी में कंज्यूम करते हैं वो बॉडी में स्टोरेज फॉर्म है, फैट्स में कन्वर्ट होती है. सो लेट अस से अगर हम हमारा डाइट हमारे डेली फिजिकल एक्टिविटी से अगर बैलेंस करते हैं, तो प्रोबेबली ये जो फैट का कलेक्शन बॉडी में हो रहा है, ये हम काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हैं. अभी देयर आर सर्टेन फूड्स, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ है जो बहुत एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड है. अभी अगर हमारा उतना फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उतना हम एनर्जी बर्न नहीं कर रहे हैं, तो प्रोबेबली ये एनर्जी रिच सब्सटेंसेस अगर हम डाइट में अवॉइड करते हैं, सो दैट विल बी गुड फॉर अस. सो क्या कर सकते हैं, जैसे सैचुरेटेड फैट्स है, घी है, तेल है, ये सब चीज़ें अगर हम अवॉइड करते हैं, तो ये डेफिनेटली ये बहुत ही एनर्जी रिच होते हैं. सो ये हमें काफ़ी हद तक हमारा लिपिड प्रोफाइल नॉर्मलाइज करने में हेल्प करेगा. हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में नमक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ज़्यादा सॉल्ट इंटेक ब्लड प्रेशर को अनकंट्रोल कर देता है. तो अगर हम नमक का मात्रा खाने में कम रखें, तो शायद ये हमें काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है. ओके डॉक्टर, हार्ट अटैक से एक चीज़ ये भी पूछने में आती है, मेरे दिमाग में आई है कि कई बार ऐसा होता है कि वन हार्ट अटैक टू, ये लाइक रिकरेंस जो है हार्ट अटैक के, ये क्यों? और कई बार ऐसा होता है कि एक ही हार्ट अटैक आता है, कि ऐसी खबरें आती हैं कि हाँ मिस्टर एक्स, मिस्टर शर्मा, मिस्टर गुप्ता समथिंग अब तक तो ठीक थे, लेकिन एक हार्ट अटैक जो रात को क्या हुआ अचानक और मॉर्निंग में ऐसी न्यूज़ आई. व्हाट यू से ये सब चीज़ें सुनने में बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन, सी हार्ट अटैक इज अ वेरी जनरलाइज्ड टर्म, राइट. तो इट डिपेंड्स अपॉन कि कितना हार्ट को ब्लड सप्लाई कम हुआ था. अगर ऐसा होता है कि सिग्निफिकेंट ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है हार्ट को कोई मोमेंट पे, जिसे हम लेमन्स लैंग्वेज में हार्ट अटैक कहते हैं, तो प्रोबेबली बॉडी में नॉट सस्टेन एंड उसमें फैटेलिटीज होती है, लॉस ऑफ लाइफ होता है. सो इट डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा ब्लड वेसल ब्लॉक हुआ है, कितना एरिया को ब्लड सप्लाई बंद हुआ है, और काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, कितना इमीडिएटली ट्रीटमेंट मिला है पेशेंट को, और ये सब फैक्टर से डिसाइड होता है कि पेशेंट का रिकवरी कैसा होगा. कहते हैं एक हार्ट अटैक, 2 हार्ट अटैक, सो ये डिपेंड्स अपॉन कि सच में वो हार्ट अटैक रिपीट हो रहा है, सेम एरिया में जहाँ पहले ब्लड सप्लाई कम हुआ था उसी एरिया में कम हो रहा है, दूसरे एरिया इन्वॉल्व हो रहे हैं. सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, सो दैट डिसाइड्स कि पेशेंट का आउटकम क्या होगा. बहुत सी बार ऐसा होता है कि हार्ट अटैक होने के बाद दिल का धड़कन बहुत फास्ट हो जाता है, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं. इस जो एबनॉर्मलिटी, रिदम एबनॉर्मलिटी है, इसको टाइमली अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो मोस्ट ऑफ टाइम्स वो लाइफ के लिए नुकसानदायक होती है. किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है डॉक्टर ये रिकरेंस जो है? बेसिकली इसके लिए यही करना होगा कि सबसे पहले तो अगर किसी को पता है कि उसे हार्ट अटैक है, सो ही शुड सॉर्ट अर्ली मेडिकल कंसल्टेशन. डॉक्टर को जाके मिलना है, उनके डॉक्टर उनका पूरा इवेल्यूएशन करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, एग्जैक्टली क्या इश्यूज था फाइंड आउट करेंगे. डॉक्टर ट्राई टू फाइंड आउट कि किस कारण से हार्ट अटैक हुआ था, आई मीन क्या रिस्क फैक्टर्स है, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, बैड हैबिट्स, मेंटल स्ट्रेस, उसको कंट्रोल करना ट्राई करेंगे. सेकंड पार्ट रहेगा कि हार्ट को कितना डैमेज हुआ है, उस हिसाब से मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे. एंड थर्ड पार्ट विल बी विल ट्राई टू एवेल्यूएट कि कहीं ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज है क्या, अगर है तो उसको नंबर ऑफ ब्लॉकेजेस, क्रिटिकलिटी ऑफ द ब्लॉकेजेस, ब्लॉकेज का नेचर, ये सब देख के डिसाइड करेंगे व्हाट इज़ द राइट ट्रीटमेंट. आई मीन मेडिकल मैनेजमेंट करना है, एंजियोप्लास्टी का ज़रूरत है या
बाईपास का है। अगर एडिक्वेटली सभी चीज़ें टैकल की जाए तो शायद हम रिकरेंस अवॉइड कर सकते हैं। और डेफिनेटली एक बार अगर हार्ट अटैक किसी को हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स लाइफस्टाइल और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। सो नॉर्मल इंसान से उसे ज़्यादा कॉशियस रहना होगा कि वो अपना ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ कंट्रोल में रखे, रेगुलर हेल्थ चेकअप कराए, मेडिसिन रेगुलरली ले, डाइट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखे और डॉक्टर के एडवाइस से एक्सरसाइजेस करें। ओके डॉक्टर, एक बहुत ही अहम सवाल, एट टाइम अगर जैसे किसी को सिम्टम दिखता है हार्ट अटैक का, एट दैट मोमेंट क्या करना चाहिए, आप वो ज़रूरी बताएं। वेरी गुड क्वेश्चन। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे हमने डिस्कस किया कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या है। सो अगर आपके आसपास या आपके कोई रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स को अचानक से सीने में भारीपन महसूस होने लगता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है, घबराहट होने लगती है, अनईजी फील होने लगता है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ कॉल फॉर हेल्प। सबसे पहले हमें एम्बुलेंस को कॉल करना है, नियरेस्ट हॉस्पिटल को कॉल करके एम्बुलेंस बुलवानी है ताकि ट्रांसपोर्टेशन टाइम बच जाए। सेकंड पार्ट है कि पेशेंट को नज़दीक सबसे सेफेस्ट एरिया में बैठाया या लेटा दिया जाए। थर्ड थिंग विल बी कि अगर आपके पास टैबलेट्स अवेलेबल है एस्पिरिन का और सॉर्बिट्रेट का, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उन्हें 300 मिलीग्राम एस्पिरिन का टैबलेट च्यू करने दें और एक सॉर्बिट्रेट का टैबलेट दें और जितना जल्दी हो सके नियरेस्ट हार्ट सेंटर में उन्हें ट्रांसपोर्ट करें। सी हार्ट अटैक के अंदर जितना जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाए, जितना जल्दी उसका ट्रीटमेंट हो, उतना उसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स इंप्रूव होता है। हार्ट अटैक यानी कोई ब्लड वेसल हार्ट का बंद हो गया है, ब्लड सप्लाई बंद हो गया है। अगर हम ये ब्लड वेसल को जितना जल्दी ओपन करेंगे उतना वो ब्लड सप्लाई फिर से नॉर्मलाइज जल्दी होगा और उतना परमानेंट डैमेज कम होगा। सो हमारा एम चाहिए कि हम मिनिमम टाइम वेस्ट करें, जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचने का ट्राई करें। जब तक हम हॉस्पिटल नहीं पहुंचते, जब तक कुछ चीज़ें जैसे पेशेंट को सेफ एरिया में लेटा दिया जाए, उन्हें टैबलेट्स दे दिया जाए। ओके डॉक्टर, हार्ट बीट एग्जैक्टली कितनी होनी चाहिए? ये डिपेंड करता है। देखिए एग्जैक्ट नंबर बताना ठीक नहीं होगा, बट 60 to 100 वी सी इज़ अ नॉर्मल हार्ट बीट। इट डिपेंड्स अपॉन आपका एज कितना है, आपको पहले के डिसीजेस क्या है। अगर किसी को हार्ट डिसीज है तो वी ट्राई टू कीप हार्ट रेट टुवर्ड्स लोअर साइड लाइक 60s एंड 50s। अगर नहीं है तो 70s आर कंसिडर्ड नॉर्मल हार्ट बीट्स। डॉक्टर, हर मेडिकल समस्या को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में मिथ्स बहुत हैं। हार्ट डिजीजेस को लेकर ऐसे कई सारे मिथ्स हैं, आप रेगुलर सुनते हैं, कुछ एक मिथ्स जिसको क्लियर करना चाहेंगे? मिथ्स में सबसे पहले तो ये माना जाता है कि जैसे अगर एक बार हार्ट अटैक हो गया तो शायद वो इंसान फिर से नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी सकेगा। ये बहुत बड़ा मिथ है। किसी को अगर हार्ट डिसीज़ होता है, उसका प्रॉपर अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो चीज़ें पूरी तरह इम्प्रूव हो सकती है और वो आदमी अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। सेकंड थिंग, एक कॉमन फैक्टर डिस्कशन में आता है, बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो अल्कोहल मद्यपान करते हैं एंड उनका डिफेंस होता है कि हमने पढ़ा है अल्कोहल हार्ट के लिए अच्छा होता है। इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितना क्वांटिटी में अल्कोहल ले रहे हैं। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है, हेवी अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं तो वो हार्ट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तीसरा चीज़ एक माना जाता है कि कुछ मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं और ऐसा एक माना जाता है कि ज़्यादा पानी पीना हार्ट के लिए ठीक है। अगर आप साइंटिफिक बेसिस से सोचें तो अगर कोई पेशेंट को पहले हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट का पंपिंग पावर वीक है, तो उसके लिए नमक और पानी उसके दुश्मन है। तो हम कहते हैं कि 24 घंटे में 1.5 लीटर से ज़्यादा उन्होंने पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ज़्यादा पानी पीना सभी लोगों के लिए अच्छा रहता है, ये दिस इज़ अ बिग मिथ। सो ये हमने करेक्ट करना चाहिए। लास्ट आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, एनी मैसेज? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हार्ट डिसीजेस ना हो तो बहुत अच्छी बात है। कुछ छोटे मोटे चीज़ें अगर हम हमारे डेली लाइफस्टाइल में अगर मॉडिफाई करते हैं तो हम हार्ट डिसीजेस प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुछ सिंपल स्टेप्स, डेली एक्सरसाइज, खान पान पे कंट्रोल, ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ है तो उसका रेगुलर चेकअप और उसका ट्रीटमेंट, नमक की मात्रा खाने में कम रखना, मेंटल स्ट्रेस कंट्रोल करना और हमारे कोई एडिक्शंस है जैसे अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, इस पे कंट्रोल करना। अगर इतना हम करते हैं तो काफ़ी हद तक हम हार्ट डिसीजेस अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर ऋषि, आपकी ये सारी जानकारियाँ कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों को ज़रूर काम आई होगी। तो आप जिस तरह से अगर हेलो डॉक्टर देखते हैं तो हर डॉक्टर यही कहता है कि आप अगर सिम्टम दिखता है तो तुरंत डॉक्टर को अप्रोच करें, उसके साथ साथ सारी चीज़ों का ख्याल रखें, फिट रहें और देखते रहें हेलो डॉक्टर। आज हमारे साथ थे एलेक्सा से डॉक्टर ऋषि लोहिया, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। तो हम फिर मिलेंगे किसी और स्पेशलिस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।
ओझोमॅक्स लिक्विड. शुगरची चिंता सोडा. शुगर फ्री ओझोमॅक्सचे सेवन करा. गोड आजारावर कडवा प्रतिकार. कडू आहे पण गुणकारी आहे. अत्यंत प्रभावशाली आयुर्वेदिक औषधी. स्टिरॉइड मुक्त आणि साखर मुक्त ओझोमॅक्स संपूर्ण शुद्ध देशी वनस्पतींपासून स्वात्त पद्धतीने निर्मित. ओझोमॅक्स लिक्विड मार्केटेड बाय SS सांघवी एंटरप्राइजेस. सर्व आयुर्वेदिक आणि मेडिकल स्टोअर्स मध्ये उपलब्ध. सांधेदुखी, गुडघेदुखी व हाडांची झीज. पटवा पॅनिक्सल तेल व कॅप्सूल. थंडीमध्ये होणारा त्रास जसे हातापायांना कंप सुटणे, जुन्या शारीरिक व्याधी, नसांमध्ये रक्तसंचार कमी होणे, अशा वेळी पॅनिक्सल तेलाची मालिश रामबाण उपाय ठरलाय. पटवा पॅनिक्सल कॅप्सूल 1 सकाळ संध्याकाळ सेवन केल्यास व पटवा पॅनिक्सल तेलाने नियमित मॉलिश केल्यास वेदनेपासून आराम मिळेल. आमच्या परिवाराचा नवीन सदस्य पटवा आयुर्वेदचे पॅनिक्सल तेल व कॅप्सूल सगळ्या मेडिकल स्टोअर्स मध्ये उपलब्ध.